हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री की और थर्मोडायनेमिक्स अपन ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था और बात चल रही थी थर्मोकेमिस्ट्री पे। सही बोल रही हूँ मतलब, है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री पे बात चल रही थी और आज जो है वो अपन करेंगे, मतलब कुछ एक एंथैल्पीज अपन ने पढ़ी थी और कुछ बाकी है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे आज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। तो वैसे तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के बेसिस पे ही अपने को अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है कि टॉपिक है जो कवर कर लेते हैं। तो आज अपन पूरा थर्मो कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कुछ नियम भी बाकी है, और जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हुआ, सॉल्यूशन हुआ, सॉल्वेशन हुआ, ऐसे कुछ टॉपिक बाकी है जिनको अपन कवर कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं फिर स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपने पास होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, इतनी बात। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे अपन। तो इसमें अपन ये देख रहे हैं कि होता क्या है अपने पास, समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए अपने पास है एक H2O मॉलिक्यूल, ये है अपने पास H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले जब अपन OH को तोड़ेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, इस OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जैसे ही अपन OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एंथैल्पी होगी जिसे अपन डेल H1 नाम दे देंगे, ठीक है। डेल H1 हो जाएगी। OH बॉन्ड को जब भी कभी ब्रेक करेंगे, आपको ये बात तो पता होगी ना, जब भी कभी बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, एंथैल्पी एनर्जी जो होती है वो देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। फिर मान लीजिए अपने पास क्या बचा, OH बचा। तो इसको तोड़ने के लिए भी, अच्छा ये एक तो टूट गया, एक और बच गया। इसको तोड़ने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ एंथैल्पी जो है वो देनी, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें तो सिर्फ निकालना है किसके लिए, डेल H बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो किसके लिए निकालनी है, OH के लिए। किसके लिए भाई, OH के लिए निकालनी है, OH के लिए निकालनी है। अगर मेरे को OH के लिए निकालनी है तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डेल H1 प्लस डेल H2 और बट्टे 2, क्योंकि 2 बार OH तोड़ा ना, एक बार और फिर दूसरी बार, इस तरीके से। तो आई थिंक आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो इसके आगे अपन बात करते हैं कुछ और भी मतलब एंथैल्पीज होती है उनकी बात करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, समझिएगा, देखिए ढंग से सुनिएगा और समझिएगा अपन क्या बात कर रहे हैं। हमने बात करी है, तो हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जब कभी भी अपने को बॉन्ड जो होता है वो क्या करना पड़ता है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ, जब कभी भी बॉन्ड अपने को ब्रेक करना होता है, बॉन्ड को तोड़ना होता है बेटा, जब भी कभी बॉन्ड तोड़ना होता है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ती है। ब्रेक करना होता है तो एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे 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 मान लीजिए मेरे पास है Cl और Cl, है ना। इस बॉन्ड को मैं क्या कर रही हूँ, तोड़ूंगी। जब तोड़ूंगी तो यहाँ पे मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी और मेरे पास बनेंगे 2Cl, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास 2Cl है और ये जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो ये मेरे को एनर्जी देंगे। ये क्या करेंगे, मेरे को एनर्जी देंगे। तो आई थिंक आपको इतनी बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद में आपको एक छोटा सा साइकिल समझना है, उस साइकिल की बात कर लेते हैं अपन। एक छोटा सा साइकिल है वो समझना है आपको, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात करते हैं, सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या होता है कि कुछ, जैसे मान लीजिए मेरे पास है सॉलिड, क्या है, सॉलिड। इस सॉलिड को मेरे को बदलना है लिक्विड में। किस में बदलना है भाई साहब, लिक्विड में बदलना है। जब भी कभी मैं इस सॉलिड को, मतलब मान लीजिए सॉलिड मतलब बर्फ ही मान लीजिए, आइस, है ना, इसको मैं लिक्विड यानी कि वाटर में, पानी में कन्वर्ट कर रही हूँ। किसमें, वाटर में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ। तो सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो मेरे पास सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं भाई, मेल्टिंग। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उसी प्रकार लिक्विड से सॉलिड बनेगा। जब भी कभी लिक्विड से सॉलिड बनेगा यानी कि वाटर से आइस बनेगी तो अपन बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। ये पहली बात हुई। अब सेकंड सुनिए, सेकंड, ठीक है। अपने को जितनी जरूरत है मैं उतनी बात करूंगी, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग को अपन फ्यूजन भी बोलते हैं। मैं लिख दूं इधर कि मेल्टिंग जो होता है, मेल्टिंग को अपन फ्यूजन भी बोलते हैं। मेल्टिंग को अपन फ्यूजन भी बोला करते हैं, मेल्टिंग को अपन फ्यूजन भी बोला करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा बेटा, दूसरी चीज क्या होती है। दूसरी चीज अपन बात करें कि मान लीजिए मेरे पास लिक्विड जो है वो लिक्विड बदल रहा है वेपर में, लिक्विड बदल रहा है वेपर में, तो अपन बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। आपको इस प्रोसेस को क्या बोलना है, वेपराइजेशन, या फिर अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन या फिर बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, BP, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर वेपर से लिक्विड बने,
वेपर से लिक्विड बने, वेपर से लिक्विड बने तो अपन बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, या हिंदी में बोलेंगे संघनन। कंडेंसेशन या फिर हिंदी में बोलेंगे संघनन। कंडेंसेशन या फिर संघनन। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, इसको मैं रफ कर देती हूँ, आगे सुनना, ये साथ साथ में समझते जाना। ठीक है, यही होती है, क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखिए अपने पास क्या है, लास्ट बात करते हैं अपन, जहां अपन बात करेंगे कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड वो सीधा गैस में बदल रहा है, सॉलिड सीधा गैस में बदल रहा है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। क्लियर है इतनी बात? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? सब्लिमेशन बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। सब्लिमेशन या फिर हिंदी में बोलते हैं उधर्वपातन। उधर्वपातन, जैसे कपूर की गोलियां होती है ना, कपूर की गोलियां, वो सीधा ही किस में कन्वर्ट होती है? गैस में कन्वर्ट होती है, सीधा ही गैस में कन्वर्ट होती है। तो इसी आधार पे आप कर दोगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से कर दोगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अभी 2 नियम पढ़ने हैं अपने को। एक तो अपने पास पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे बोलेंगे अपन हेस लॉ। ठीक है, सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन आता है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ है कि कोई ए रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट बी में बदला है, ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी में बदला, और इसके लिए जो डेल एच होगी मेरे पास, डेल एच हो जाएगी। ठीक है, ए से मेरे पास बना है सी, सी से मेरे पास बना है डी, डी से मेरे पास बना है ई, और ई से मेरे पास बना है बी। ये एक प्रोसेस और है। ठीक है, ए से बी तक जाने का एक तरीका और है, समझ गए? एक तरीका और है बेटा, है ना। दूसरा रास्ता चुन लिया अपन ने, दूसरा रास्ता चुना, तो इसके लिए मेरे पास आया डेल H1, इसके लिए मेरे पास आया डेल H2, इसके लिए मेरे पास आया डेल H3, इसके लिए मेरे पास आया डेल H4। ओके, ठीक है, तो मेरे पास क्या होएगा, सुनना ध्यान से, कि जो डेल H1 है, जो डेल H2 है, जो डेल H3 है, जो डेल H4 है, जो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, डेल H के इक्वल हो जाएंगे। इससे बेटा आपको एक बात समझ में आई होगी कि हेस का नियम क्या कहता है। हेस का नियम ये बात कहता है कि जो अपने पास प्रोडक्ट बन रहा है जो रिएक्टेंट से, वो जो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। स्टेट पे, किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेट पे। क्या कहने का मतलब है, मतलब ये है कि स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कैसे स्टेट पे डिपेंड कर रहा है? जैसे मान लो ये इनिशियल स्टेट ये और फाइनल स्टेट इस पे, इस पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करा इसने, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करा। चलो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद आपको बेटर समझ में आए, है ना। देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई ए है वो बदल रहा है बी में, ठीक है, और जो मेरे पास ए है वो पहले सी में बदल रहा है, फिर सी जो है वो डी में बदल रहा है, फिर जो डी है वो बी में बदल रहा है। एक ऐसा है, ठीक है, ये प्रोसेस है। और ये जो है ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है, ये मेरे पास फाइनल स्टेट है। इसको इसमें बदलूंगी तो मान लो मेरे पास 300 किलो जूल एनर्जी जो है वो चाहिए। डेल एच की वैल्यू कितनी है? 300 किलो जूल है सपोज, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो जब मैं ए से सी में बदलूंगी, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे रहा होगा कुछ 100, यहाँ पे रहा होगा कुछ 100 और यहाँ पे भी 100। तो जब मैं डेल H1, डेल H2 और डेल H3 इन सबको कैलकुलेट करूँ, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3, तो मेरे पास क्या आएगा? 300 के इक्वल होगा। देख लो बोले 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 के इक्वल। यही होता है हेस लॉ। यही क्या होता है? हेस लॉ होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हेस लॉ क्या होता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा हेस लॉ क्या होता है, ठीक है। एक नियम और बच जाता है बेटा, एक नियम और बचता है, उस एक नियम की बात और कर लेते हैं ना, एक नियम की बात और कर लेते हैं। उसे कहते हैं लेप्लास या फिर लेप्लास और लेवोसियर का नियम। लेप्लास और लेवोसियर, लेवोसियर का नियम, लेप्लास और लेवोसियर का नियम बहुत ही इजी है, बहुत ही एकदम रद्दी सा है ना। जैसे ए से बी में बदला तो अपने पास मान लो डेल एच की वैल्यू आई -x किलो जूल। अगर ये चीज मैं उल्टी कर दूं, बी से ए में बदला तो मेरे पास वैल्यू आई डेल एच, उल्टा कर दो इसको, ये लो x किलो जूल। बोला जी समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको मैंने क्या करा है, लेप्लास और लेवोसियर का नियम क्लियर कर दिया है, साथ में मैंने आपको क्लियर कर दिया है हेस का नियम। जो कुछ एंथैल्पीज बची थी वो भी मैंने क्लियर कर दी है,
और उसके आगे अपने को पढ़ना है एक टॉपिक और, फाइनल टॉपिक बच जाता है जिसे हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का, जो कि लास्ट वीडियो रहेगा अपन का। और मैं क्या जानबूझ के छोटे छोटे वीडियोस डाल रही हूँ ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे आपके सामने जस्ट आ जाए 1 घंटे का वीडियो, आप वही सोचोगे रहने देते हैं पढ़न दो क्या नहीं पढ़ना है नहीं। तो फिर ठीक है, अपन छोटे छोटे वीडियोज़ डालते हैं और उसके माध्यम से आप जो है वो पूरा थर्मो जो है वो कवर कर पाओगे। क्लियर है। और क्वेश्चन क्या तो मैंने बोला ही है कि करवाएंगे, इट मीन्स करवाएंगे। तो लास्ट टॉपिक रहा है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज।